ऑर्बिट में आपको रेडियस निकालना है उसका, तो बहुत आसान है। ठीक है, लिथियम की सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ। लिथियम डबल प्लस के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ। जेड हो गया 3 और एन हो गया 2। आगे 20 सेकंड में आंसर टिक कर दो। जो यूनिट का है तो कोई दिक्कत? ये सब शॉर्टकट फार्मूले से पहले भी बहुत सारे दिए थे, इन सबको याद रखना पड़ेगा। इज दिस ऑर्बिटल रेडियस कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? ओके, अब आ जाओ ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली समझ लो बेटा, यहाँ से r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? देखिए, अगर r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पास जो पहली ऑर्बिट है और दूसरी ऑर्बिट है उसके बीच की स्पेसिंग सबसे कम होगी, दूसरी तीसरी के बीच की स्पेसिंग उससे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे बाहर जाएंगे देखो पहले और दूसरे के बीच की स्पेसिंग सबसे कम। यहां से देखो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये R3 है। ये स्पेसिंग R2 माइनस R1 है और ये स्पेसिंग कितनी है? R3 माइनस R2। एटम की पहली और दूसरी ऑर्बिट के बीच की स्पेसिंग सबसे कम होती है, तीसरी और दूसरी के बीच की स्पेसिंग उससे ज़्यादा होती है, चौथी और तीसरी के बीच की उससे ज़्यादा होती है, पांचवी और छठवीं के बीच उससे ज़्यादा होती है। यानी ऑर्बिट जब एटम का बनाएंगे ना, एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहीं भी किसी भी अच्छी बुक में देखोगे तो न्यूक्लियस पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, ऐसे होता है एटम। बात समझ में आई? किसी भी अच्छी बुक में देखोगे तो आउटर ऑर्बिट जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसा इंटर ऑर्बिटल स्पेसिंग भी इंक्रीज करती जाएगी। सक्सेसिव आउटर ऑर्बिट के बीच की स्पेसिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती है। बात समझ में आ गई? सबसे कम स्पेसिंग किस ऑर्बिट के बीच होती है? फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच। ये अभी हमने प्रूफ किया है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इज दिस क्लियर बच्चों? तो ये फिगर आप वहीं बगल में साइड में बना लो समझने के लिए। तो हमने दो डेरिवेशन करा दी, कौन कौन सी? ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल रेडियस। अब हम आते हैं एनर्जी की डेरिवेशन पे, और अगर ये तीनों एक साथ पूछी जाए तो बोर्ड में 5 नंबर में पूछी गई है, दिया हुआ है PYQ में, 5 मार्क्स में पूछा गया। डिराइव द फार्मूला E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मार्क्स में आ जाता है। क्या ये दोनों डेरिवेशन सबको क्लियर है? ऑर्बिटल रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी की। अब आ जाओ बच्चों एनर्जी, हेडिंग डाल दो तो एनर्जी। पहले मैं डेरिवेशन वाला पार्ट करा देता हूं, फिर 4-5 फार्मूले आपको बताऊंगा, उनको याद कर लेंगे आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनकी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है, तो आप डायरेक्ट याद रखो, यूज करना उसको। एनर्जी आप जानते हो बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को कहते हैं। एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम टोटल एनर्जी कहते हैं ना। और काइनेटिक है कितनी? काइनेटिक है ½ mv²। अगर इसको हम ½ m√kz इंटू ई बाई √mr का होल स्क्वायर लिख दें। v की वैल्यू ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई है, v की ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में दी है, दिया है ना अभी? yes. कितना आया बच्चों? कितना है? इसको सॉल्व करें तो स्मॉल के z²/2r। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखो बेटा, आप जानते हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze,
और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसपे चार्ज है माइनस ही, रेडियस आर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला बताया था? स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर बताया था ना, उसी को यूज कर लेते हैं बच्चों। स्मॉल के Q1 ZE मल्टीप्लाइड बाई माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए मॉड्यूलस नहीं रहता है, और फोर्स जो है फोर्स में मॉड्यूलस रहता है, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस स्मॉल के ZE स्क्वायर बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव हो गया बच्चों। ये फार्मूला किसका डिराइव हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर हम टोटल एनर्जी चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू हम यहाँ रखें, तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी nth ऑर्बिट में। कितनी आएगी? निकालिए। ये दोनों वैल्यूज पुट करके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का यहाँ रख करके E की वैल्यू बताइए कितना आएगा? माइनस के जेडी कर रहे हैं तो माइनस के जेडी कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, करेक्ट। देखिए आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है स्मॉल के ZE स्क्वायर बाई 2r और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के ZE स्क्वायर बाई आर। यही है ना बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस स्मॉल के ZE स्क्वायर बाई 2r आएगा। अगर nth ऑर्बिट है तो रेडियस nth ऑर्बिट की ले लेंगे। टोटल एनर्जी का फार्मूला डिराइव हो गया। अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो Rn ले लेंगे, और Rn के लिए क्या फार्मूला डिराइव कराया था अभी? Rn के लिए मैंने क्या फार्मूला डिराइव कराया था? n स्क्वायर बाई जेड अंडर ब्रैकेट h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर स्मॉल के m स्क्वायर। वो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये आ जाएगा माइनस स्मॉल के ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर बाई z इंटू क्या h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर स्मॉल के m स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ बच्चों, nth ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला सॉल्व करके बताइए क्या डिराइव होगा? क्या आ गया इसको सॉल्व करने से? सर माइनस के हाँ माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अंडर ब्रैकेट बोलो बेटा, टू पाई स्क्वायर स्मॉल के स्क्वायर एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। आ रहा है इतना? nth ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला डिराइव हो गया। ये फार्मूला डिराइव हुआ nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। अगर ये फार्मूला फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप शुरू करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ तक करते आएंगे, एक स्टेप और लिख देंगे, 5 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको बोर एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ई एन माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज ई नॉट, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। और इसकी वैल्यू तुम्हें अच्छे से पता है कितनी? 13.4। बिल्कुल, वेयर ई नॉट बोर एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेल नोन टू यू, वेल नोन टू यू। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आएगा? इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद आएगा। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आएगा?
पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19, H 6.6 10⁻34। सॉल्व कर लो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं बोर एनर्जी। दिस इज कॉल्ड बोर एनर्जी, या दूसरा नाम है इसका रिडबर्ग। बोर एनर्जी का दूसरा नाम है रिडबर्ग, RYDBERG। रिडबर्ग माने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड रिडबर्ग एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो रिडबर्ग कांस्टेंट भी एक आगे चल के आएगा। रिडबर्ग और रिडबर्ग कांस्टेंट अलग अलग है, दोनों को एक मत समझना। रिडबर्ग इज एनर्जी एंड रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है अलग, 1.01 10⁻7 मीटर इनवर्स। आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये वैल्यू बेटा हम अगर यहाँ रख दें तो En कितना आ जाएगा? अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो कितना आ जाएगा? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपसे पूछ दूं कि मैंने आपसे पूछ दिया कि बेरिलियम +3 की सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए। बेरिलियम +3 की सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? तो बेरिलियम के लिए Z4 हो जाएगा और सेकेंड ऑर्बिट के लिए N2 हो जाएगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। केवल 20 सेकेंड लगेगा। पूरी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एटम को अगर हाइड्रोजन लाइक बना दे तो उसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में चाहिए, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में चाहिए Z1 N1, हाइड्रोजन की। इज दिस क्लियर? यहां तक 5 मार्क्स हो गया। पहले दोनों डेरिवेशन 3 मार्क्स के थे, बोर्ड की डेरिवेशन खत्म हो गई। ठीक, अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफंड सीरीज, उसकी वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी रेडिएशन, सो मेनी न्यूमेरिकल्स आर गिवन इन PYQ। तो क्या ये जो डेरिवेशन मैंने कराई ये समझ में आ गया? एक हेडिंग डाल दो एनर्जी लेवल। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अच्छा ठीक है, चलो पहले एनर्जी लेवल बता देता हूँ, तब उसके बाद मैं वो सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ जो जिनकी ज़रूरत JEE NEET में पड़ेगी। लिखो बच्चों, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। देखो बेटा, En है -13.6 Z²/n²। तो E1 कितना है? फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी है? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड लेवल की -1.5 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सेकेंड ऑर्बिट 4 से डिवाइड करेंगे, थर्ड ऑर्बिट 9 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ लेवल की एनर्जी n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे, -0.85 Z² इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये एनर्जी लेवल, ये दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? इज दिस क्लियर? नोट कर लिया? अब अगर एनर्जी लेवल को ड्रॉ करें
तो ध्यान से देखो बच्चों, ये n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, इसको नोट कर लो, इसको अलग से बता देते हैं। नोट हो गया ना, कर लिया इसको? No, sir. Yes. देखो बेटा, इन एनर्जी लेवल्स को प्लॉट कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए, ये n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, -1.5 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग कितनी है, -0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इस एनर्जी में से इस एनर्जी को घटाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, इसमें से इसको घटाओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो गैप कम हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो वैल्यू और कम होगी, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप और कम होगा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल के बीच की गैपिंग कम होती जाएगी। ऑर्बिट फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच की स्पेसिंग मिनिमम होगी, और फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच की स्पेसिंग मैक्सिमम होगी। एनी डाउट? याद रहेगी ये बात? Yes. ऑर्बिट के केस में फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच की स्पेसिंग मिनिमम होगी, और एनर्जी लेवल के केस में फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के लेवल के बीच की एनर्जी गैप स्पेसिंग सबसे ज़्यादा होगी, कम होती जाएगी। ऑर्बिट में बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल में कम होती जाएगी। बात समझ में आई? रीजन एनर्जी डिफरेंस, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी वैल्यू आई घटाने पे उससे कम आई, उससे कम आई, उससे कम आई, उससे कम आई, इन्फिनिटी। यानी जब ये कम होता जाएगा तो हायर लेवल्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। भाई जब ये गैपिंग कम होती जाएगी तो जो हायर स्टेट्स हैं, हायर एनर्जी लेवल्स हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप कर जाएंगे n is equal to infinity के corresponding levels will, energy levels will overlap each other। और स्पेक्ट्रम में हायर एनर्जी लेवल एक बैंड के रूप में अपीयर होगी, जिसको कहते हैं कंटिन्यू। हायर एनर्जी लेवल्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएंगी, क्योंकि गैपिंग कम होती जाएगी। गैपिंग कम होती जाएगी तो एक बैंड दिखाई देगा स्पेक्ट्रम में, अलग अलग एनर्जी लेवल दिखाई नहीं देंगे। इसको कहते हैं कंटिन्यू। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज कंटिन्यू, तो आप बोलोगे इट इज द बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स। इट इज द बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल। समझ में आ गया बच्चों? ये ड्रॉ दिस फिगर, दीज आर एनर्जी लेवल्स, दीज आर एनर्जी लेवल्स। ये बात याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट के केस और एनर्जी लेवल के केस में जस्ट उल्टा होता है एनर्जी गैप, मतलब स्पेसिंग। एनर्जी लेवल क्लियर बच्चों? अब इसी एनर्जी लेवल पे 5 सीरीजेस हैं, लाइमन से लेके प्रीफंड तक, जिनको हम ड्रॉ करेंगे, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम, सिंस En is equal to minus z square by m square 2 pi square small k square me power 4 upon h square।
आई थिंक इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको, पहला और दूसरा मैंने शुरू में लिया था। एंड एच न्यू ई आई माइनस ई एफ, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये फार्मूला अभी जस्ट डिराइव किया था, और ये बोर एटॉमिक मॉडल का फार्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। अब इन दोनों को इंटरेक्ट करा दें तो एच न्यू की वैल्यू क्या आएगी? अगर ई आई लिखें तो यहाँ एन आई हो जाएगा, यहाँ रख देंगे ये वैल्यू एन आई के साथ यहाँ रख देंगे, और ई एफ लिखेंगे तो एन एफ नेगेटिव वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत? इज दिस क्लियर? बोलो बताओ, बाहर क्या होगा ब्रैकेट के? ब्रैकेट के बाहर क्या होगा बच्चों? कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर स्मॉल के स्क्वायर एम ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। ब्रैकेट टर्म क्या होगा? ब्रैकेट टर्म क्या होगा? ई आई का मतलब एन आई, ई एफ का मतलब एन एफ। ब्रैकेट टर्म क्या होगा बताओ? आकाश लिख रहे हो ना? बोलो बताओ क्या होगा? ब्रैकेट टर्म क्या होगा? 1 बाई, अगर मैं पॉजिटिव वाला पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? इज दिस क्लियर? और एच न्यू को हम लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। क्या लिखते हैं एच न्यू को? एच सी बाई लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा कितना आएगा? एच सी को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, सीधे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये होगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर 1 बाई एन एफ स्क्वायर 1 बाई एन आई स्क्वायर। इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 बाई लैम्डा हो जाएगा कैपिटल आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। इसको कहते हैं बच्चों वेव नंबर। ये आपने डेरिवेशन की वेव नंबर के 1 बाई लैम्डा को कहते हैं वेव नंबर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो ब्रैकेट टर्म है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है आर, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1